हजारों साल पहले जब दुनिया बस खुद को संवार ही रही थी, तब भारत में एक ऐसा राजनीतिक तूफान उठा जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। एक छोटे से जनपद का एक इतने विशाल साम्राज्य में बदल जाना जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सच कहूं तो ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल थ्रिलर है जहां तलवारों से कहीं ज्यादा तेज दिमाग चला करते थे। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम कूटनीति, महत्वाकांक्षा और रणनीति की उस मास्टर क्लास को डिकोड करेंगे जिसने पूरे एशिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। अब सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल हमारे सामने ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में एक दो नहीं बल्कि कई शक्तिशाली राज्य थे, सब आपस में उलझे हुए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक छोटे से राज्य यानी मगध ने ही पूरे उपमहाद्वीप पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया? आखिर उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन था जो बाकी किसी के पास नहीं था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे 16 महाजनपदों के युग से, फिर देखेंगे साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी। उसके बाद शक्तिशाली नंद राजवंश का दौर, चंद्रगुप्त और चाणक्य का वो मशहूर मास्टर प्लान, अशोक का स्वर्णिम शिखर और आखिर में मगध का पतन और उसकी विरासत। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, 16 महाजनपदों का युग, महाजनपद। तो कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। उस वक्त उत्तर भारत का नक्शा कह सकते हैं कि पूरी तरह से बटा हुआ था। कोई एक सुपर पावर नहीं थी। काशी, कौशल, गांधार, अवंती ऐसे पूरे 16 बड़े और शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। राजतंत्र और गणतंत्र आपस में टकरा रहे थे, गठबंधन बन रहे थे और पलक झपकते ही टूट रहे थे। हर कोई सुप्रीम पावर चाहता था। लेकिन इसी भयंकर उथल-पुथल और अफरा-तफरी के बीच एक राज्य बड़ी खामोशी से आगे निकल रहा था, और वो राज्य था मगध। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मगध के पास सबसे बड़ा शुरुआती फायदा उसका भूगोल था। आज के दक्षिण बिहार में गंगा और सोन नदियों के बीच बसा ये इलाका प्राकृतिक रूप से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक अभेद्य किला था। लेकिन असली गेम चेंजर क्या था? लोहा। जी हां, आसपास की पहाड़ियों में लोहे की खदानें भरी पड़ी थीं, और उस जमाने का सीधा सा गणित था, जिसके पास लोहा उसके पास सबसे घातक हथियार, और जिसके पास हथियार असली ताकत उसी की। ये मगध के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, साम्राज्य की नींव, रक्त और लौह। हर्यंक राजवंश के आते ही कूटनीति और क्रूरता का एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ थे राजा बिंबिसार। उन्होंने बहुत चालाकी से कौशल, वैशाली और पंजाब की राजकुमारियों के साथ रणनीतिक शादियां की और बिना ज्यादा खून बहाए मगध को मजबूत कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना बेटा अजातशत्रु। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी भयानक थी कि उसने सत्ता के लिए अपने ही पिता को कैद कर भूखा मार डाला। यहीं से मगध एक बेहद आक्रामक और खूनी रास्ते पर निकल पड़ा। अजातशत्रु को अच्छे से पता था कि उसके पड़ोसी उससे नफरत करते हैं, और वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य को कुचलने के लिए उसने ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाई जो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी थी। महाशिलाकंटक यानी बड़े-बड़े पत्थर फेंकने वाले कैटापोल्ट, रथ मुसल यानी ऐसे रथ जिनमें विशाल ब्लेड लगे होते थे और जो दुश्मन सेना को अक्षरशः चीर देते थे, और साथ ही गरम तेल फेंकने वाले विनाशकारी यंत्र। सालों के भयंकर युद्ध के बाद इन्हीं हथियारों ने मगध को पूरी तरह अजेय बना दिया। आप चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे ये ताकत सदियों में कई गुना बढ़ती गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यंक राजवंश ने पाटलिपुत्र नाम के एक छोटे से गांव को एक किले में बदल दिया। फिर शिशुनाग राजवंश आया, जिसने अवंती जैसी बड़ी ताकत को हराकर मगध को पूर्व से पश्चिम तक फैला दिया। और फिर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आखिर में मंच तैयार हुआ एक ऐसे राजवंश के लिए जिसने इतिहास की धारा ही पलट दी। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 3 पर, शक्तिशाली नंद राजवंश, प्रथम विशाल साम्राज्य। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। महापद्म नंद ने एक ऐसी सेना खड़ी की जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी। मतलब ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। पहली बार उत्तर भारत का एक इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही सत्ता के कंट्रोल में था, लेकिन बेइंतहा लालच और क्रूरता ने आम जनता को पूरी तरह से नंदों के खिलाफ कर दिया था। अब रुख करते हैं भाग 4 का, चंद्रगुप्त और चाणक्य की मास्टर प्लान, प्रतिशोध और दूरदृष्टि।
जब नंद साम्राज्य अपने ही लालच के बोझ तले दब रहा था, तब उदय हुआ एक विद्रोही युवक चंद्रगुप्त और एक महान रणनीतिकार चाणक्य का। 321 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने जो प्लेबुक तैयार की वो आज भी एक मास्टर क्लास है। सीधा हमला करने के बजाय उन्होंने पहले पंजाब और सिंध में यूनानी शासकों से गठबंधन किया, फिर गुपचुप तरीके से एक विशाल विद्रोही सेना बनाई और लगातार गुरिल्ला युद्ध करके नंदों की उस विशाल सेना को इतना थका दिया कि अंततः राजधानी पाटलिपुत्र उनके कदमों में आ गिरी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य बनाया वो नंदों से भी कहीं ज्यादा विशाल था। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह हराया और इसके बाद कंधार, काबुल, हेरात और बल्ख जैसे इलाके सीधे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये साम्राज्य अब अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय से नर्मदा तक फैल चुका था। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे प्रशासन को चलाने का ब्लूप्रिंट चाणक्य की महान किताब अर्थशास्त्र में दर्ज था। ये हमें ले जाता है भाग 5 की ओर, अशोक और स्वर्णिम शिखर, रक्त से धम्म तक। चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठे अशोक, और अशोक की कहानी इतिहास की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। एक तरफ है कलिंग का युद्ध, इतना भयानक रक्तपात कि लाखों लोग मारे गए और नदियां सचमुच खून से लाल हो गईं। इस बर्बादी ने अशोक को भीतर तक तोड़ दिया और फिर शुरू हुआ उनका दूसरा सफर, धम्म का मार्ग। उन्होंने पूरी तरह से हिंसा त्याग दी, बौद्ध धर्म अपना लिया और दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शांतिदूत होने के बावजूद उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य पर अपनी मजबूत पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ने दी। और अंततः भाग 6, पतन और स्थायी विरासत, साम्राज्यों का चक्र। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है कि हर साम्राज्य का कभी न कभी पतन होता है। अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों और ढीले प्रशासन की वजह से मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। स्थानीय राजा आजाद होने लगे, साम्राज्य भीतर से खोखला हो चुका था। और फिर 185 ईसा पूर्व में हुआ दी एंड। मौर्य सेना के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। एक नाटकीय तख्तापलट, और जिस मगध ने कभी पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया था वो अब सिर्फ एक इतिहास बनकर रह गया। मगर मगध की अहमियत सिर्फ उसकी लड़ाइयों या राजाओं में नहीं है। मगध से पहले भारत में 16 अलग अलग राज्य अपनी खिचड़ी पका रहे थे। मगध वो धुरी था जिसने उन सब को एक साथ बांधा और उपमहाद्वीप को एक राष्ट्र के रूप में सोचना सिखाया। बाद के जितने भी महान भारतीय साम्राज्य बने, उन सब की नींव इसी मगध के विचार पर टिकी थी। तो इस ऐतिहासिक सफर के अंत